कंजंक्शन को हिंदी में हम लोग समुच्चय बोधक अवयव भी बोलते हैं। अव्यय, अव्यय का मतलब हम लोग जानते हैं कि जो बदलता नहीं है। प्रीपोजिशन भी अव्यय है, वो भी नहीं बदलता है, और कंजंक्शन भी अव्यय है, वो बदलता नहीं है। जिस रूप में होता है सब जगह वो उसी रूप में लिखा जाता है। और समुच्चय बोधक, बोधक तो आप जानते ही हैं, इंडिकेटर बताता है, और समुच्चय मतलब कनेक्शन, कॉन्टैक्ट बताता है। तो जो कंजंक्शन है एक शब्द होता है, और जब हम कहते हैं कि शब्द होता है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो एक ही वर्ड होता है, ठीक है। शब्द का मतलब शब्दों भी है। विच ज्वाइंस वर्ड्स, जो शब्दों को कनेक्ट करता है, सेंटेंसेस या वाक्यों को कनेक्ट करता है, और क्लॉजेज विथ ईच अदर। तो कहने का मतलब कि जो कंजंक्शन होता है वो एक शब्द हो सकता है, एक से अधिक शब्द हो सकता है, लेकिन जो कंजंक्शन होगा, चाहे वो एक वर्ड हो या एक से अधिक वर्ड हो, एक किसको किसको ज्वाइन कर सकता है, वर्ड्स को ज्वाइन कर सकता है, शब्दों को या वाक्यों को, सेंटेंसेस को या क्लॉजेज को। क्लॉज क्या है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, सब जो शब्दों, वाक्यों और क्लॉजेज को जोड़ता है तो उसको हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। अब देखिए जैसे यहां 2 and 2 मेक 4, तो ये एंड जो है कंजंक्शन हो गया। राधा इज टॉल बट हर ब्रदर इज शॉर्ट, अब ये बट जो है कंजंक्शन हो गया। यहां इसने दो शब्दों को जोड़ा था, यहां क्या इसने जो कर दिया, राधा इज टॉल, राधा लंबी है, हर ब्रदर इज शॉर्ट, उसका जो भाई है वो छोटा है, नाटा है। अभी दो अलग अलग सेंटेंस हैं, ये दोनों को जोड़ रहा है, देखिए बट, तो बट यहां एक कंजंक्शन है। यू विल पास, आप सफल होगे, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप हार्ड काम करो, अधिक मेहनत करो। और ये दोनों को जोड़ कौन रहा है, इफ, तो यह कंजंक्शन है। आइदर यू और ही मस्ट सिंग, और फिर यहां देखिए और आ गया, और यहां आइदर है, तो आइदर यू और ही मस्ट सिंग, ये दोनों कंजंक्शन हो गए। आई बिलीव इट सिंस यू से सो, मैं विश्वास करता हूं, क्यों विश्वास करता हूं, क्योंकि आप वैसा कह रहे हो, तो सिंस जो है वो कंजंक्शन हो गया। तो इस तरह से जो कंजंक्शन है, पहला चीज कोई जरूरी नहीं कि एक ही शब्द हो, दूसरा चीज वो शब्दों को भी जोड़ता है, सेंटेंसेस को भी जोड़ता है, और क्लॉजेज को भी जोड़ता है। अब जैसे हमने पहले भी बात किया कि देखिए उनका जो टाइप होता है, आप बहुत तरह से उनको आप क्लासिफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना है, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसको हम यहाँ पे 3 तरह का कर सकते हैं, एक यह हो गया, यह दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। कोई किताब में आप देखिएगा तो दूसरे तरह का भी लिखा होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेट करना का मतलब क्या हुआ कि वो एक ही लेवल के लोगों के बीच में जुड़ेगा। तो सेम क्लास, एक ही क्लास के लोगों के बीच में, या रैंक या पैटर्न के जो नाउन होंगे या जो भी सेंटेंसेस हैं या क्लॉजेज हैं, उनको वो कनेक्ट करेगा। और ये सब हैं जैसे एंड, एज वेल एज, एट, सो, एटसेट्रा। दूसरा होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये हमेशा पेयर में आते हैं, जहां भी होंगे अकेले वो नहीं होंगे। नाइदर होगा तो नो, आइदर होगा तो और भी होगा, सच है तो एज, बोथ, इस तरह के। और तीसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यहां हम लोगों ने देखा कि वो दोनों सेम रैंक के, सेम क्लास के, सेम पैटर्न वाले होंगे, लेकिन यहां एक हायर लेवल का होगा, एक लोअर लेवल का होगा।
तो दे इंट्रोड्यूस सबऑर्डिनेट क्लॉजेज एंड ज्वाइन देम टू प्रिंसिपल क्लॉज। एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और उसको वो जोड़ेगा, जैसे आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, वंस, एज फार एज लॉन्ग एज सुन एज, एटसेट्रा। ऐसा नहीं है कि केवल जितना हमने लिखा उतना ही है, ऐसे हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे बोथ एंड बोथ एंड। तो बोथ का मतलब आप जानते हैं दोनों, और एंड का मतलब और होता है। तो बोथ का मतलब है एक और दूसरा, मतलब दो लोग हैं या दो सेंटेंस हैं या दो नाउन हैं, दोनों मिलके कुछ कर रहे हैं। तो दोनों एक ही रैंक वाले, एक ही लेवल वाले, एक ही क्लास वाले, एक ही पैटर्न वाले हैं, उनका महत्व बराबर है उस सेंटेंस में, कम अधिक नहीं है। जैसे बोथ आई एंड माई ब्रदर आर हार्ड वर्किंग। अब यहाँ आई एंड माई ब्रदर जो है, ये दोनों के लिए बोथ यूज हो रहा है। तो इसमें सेंटेंस के हिसाब से ये नहीं कि कौन बड़ा है और छोटा है, तो किसका महत्व ज़्यादा है किसका, उससे नहीं है, दोनों का महत्व बराबर है। बोथ वेयर ओपन डोर्स, बोथ डोर्स वेयर ओपन, तो इसमें दोनों डोर का बराबर इंपॉर्टेंस है। बोथ ऑफ अस न्यू हिम, हम लोग दोनों किसी को जानते हैं, तो बोथ, वी बोथ न्यू हिम। इट इज बोथ कोल्ड एंड वेट, बारिश हो रहा है तो भींगा भींगा भी मौसम है और ठंडा भी है, या स्नोफॉल हुआ है तो कोल्ड एंड वेट दोनों होता है। बोथ हिज बोथ सन्स आर डॉक्टर, उसके दोनों बच्चे डॉक्टर हैं। आई एम बोथ ए टीचर एंड एन ऑथर, अब एक ही आदमी है लेकिन वो दो हो गया, लेखक भी है और टीचर भी है, तो बोथ के साथ एंड भी आ गया। आई एम बोथ अ टीचर एंड एन ऑथर। ही विल बाई बोथ ए बुक एंड ए कार, यहां भी देखिए बोथ एंड आ गया, तो ये यूज है बोथ एंड बोथ एंड का। सो दैट, कल हम लोग देखे थे टू का, हम लोग बात किए थे कि जैसे कहें ही इज टू वीक टू वॉक, तो हम लोग देखे थे कि यहां जो है बाद में जो टू के बाद लिखा होता है वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं होगा, तो वो पहले लिखा होता है। और टू का मतलब हम लोग देखे थे कि बहुत, तो कहता है ही इज टू वीक, तो वह बहुत कमजोर है, इतना अधिक कमजोर है कि अब यहां लिखा है टू वॉक, तो हमने बात किया कि वो नहीं होगा, तो वॉक नहीं होगा, उससे वॉक नहीं होगा, वो वॉक नहीं कर सकता। तो ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि वॉक नहीं कर सकता। तो इसी चीज को आप टू को रिप्लेस कर देते हैं सो दैट से, ये जो टू होता है उसके बदले आप यूज करते हैं सो दैट, तो सेम थिंग है। ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है, दैट ही कैन नॉट वॉक, तो उसी चीज को लिखने का ये दूसरा तरीका है। नो सूनर देन, नो सूनर डज सी अराइव देन सी बिगिंस टू क्लीन द हाउस। ऐसे देखिए नो सूनर जहां भी आएगा, इसमें क्या होता है, दो चीज होता है। जैसे सी अराइव्स, अराइव्स का मतलब पहुंची, कहीं से भी आई, एंड सी बिगिंस टू क्लीन द हाउस, घर को साफ करना शुरू कर दी। तो यहां देखिए दो चीज हो रहा है, सी अराइव्स, वो आई, पहुंची, और उसके बाद उसने
घर को साफ करना शुरू कर दिया, और इन दोनों में टाइम नहीं लगाया, जैसे ही पहुंची उसने शुरू कर दिया। तो ऐसे में नो सूनर होता है। तो जो पहले है उसको पहले लिखेंगे, नो सूनर। नो सूनर डज सी अराइव। डज इसलिए होता है कि सी अराइव्स कुड, सी डज अराइव, ये जो एस होता है वो डज आ जाता है। अगर नहीं होगा, जैसे मतलब आई अराइव, तो इसको कैसे लिखेंगे, आई डू अराइव। मान लीजिए मैं रहता कि मैं पहुंचा और मैं घर साफ करना शुरू कर दिया, तो नो सूनर आई डू अराइव देन आई बिगिन टू क्लीन द हाउस। तो ये दोनों को, सेंटेंस को कनेक्ट करने का तरीका है। तो ये पहला आएगा, नो सूनर डज सी अराइव, ये पहला है। देन, उसके बाद अब देन सी बिगिंस टू क्लीन द हाउस। तो ये एक्चुअली दो सेंटेंस है। तो आपको ध्यान रखना है, जो पहले होता है वो पहले आता है, बाद में आता है। यहाँ नो सूनर लगता है, और जहाँ भी नो सूनर लगेगा तो ये देन जरूर आएगा। नो सूनर सी अराइव सी बिगिंस टू क्लीन द हाउस, मान लीजिए देन को छोड़ देगा एग्जाम में, तो आपको समझना है कि यहाँ पे देन होगा। ऐसे सर ये आई अराइव वाला थोड़ा बताइएगा। ठीक है, बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस का जो पहला फॉर्म होता है ना, डिफिनिट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही गोज, सी गोज, वी गो, आई गो, दे गो, ऐसे हम लोग लिखते हैं। वी गोज नहीं लिखते, आई गो गोज नहीं लिखते, दे गोज नहीं लिखते, है ना। उसी तरह अगर मान लीजिए पास्ट टेंस है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ही वेंट, या ही वेंट, ही, सी वेंट, दे वेंट। इसमें वेंट ही होता है, चाहे वो कुछ भी हो, हाई, ही, सी, दे, वी, कुछ भी हो। तो देखिए, अब जब इसको आप इम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, डू और डू, प्रेजेंट टेंस में डू या डज यूज करते हैं, और पास्ट टेंस में डिड यूज करते हैं। तो जब आप इसको लिखेंगे तो आप लिखेंगे ही डज गो, क्योंकि यहां गोज था तो ये डज हो जाता है। सी डज गो, लेकिन जब आप वी लिखिएगा तो यहां गोज नहीं है, गो है, तो वी डू गो, आई डू गो। तो यहां देखिए, जब आप लिखते हैं नो सूनर के साथ, तो यहां पे आप डू का यूज करके, डू या डज का यूज करके, या डिड का यूज करके लिखना होता है सेम थिंग को। तो आप लिखेंगे जैसे यहां पे सी अराइव्स या ही गोज, तब तो आप डज लिखेंगे। लेकिन अगर ऐसा जिसमें ईएस नहीं लगता, जैसे वी गो, तो वी डू गो लिखेंगे, आई डू गो। और जैसे पास्ट टेंस रहता, जैसे सी अराइव्ड मान लीजिए, तो सी डिड अराइव, क्योंकि पास्ट टेंस में डिड लगता है। और ही डिड अराइव, आई डिड अराइव, क्योंकि पास्ट टेंस में सबके साथ डिड ही लगता है। तो यह है, जब भी ये नो सुनर का आए, तो एक तो देखिए कि यहां पे क्या होगा, डू होगा, डज होगा कि डिड होगा, और दूसरा ये हमेशा देन होगा। तो ऐसे आप देख के आसानी से बना लेंगे। तो प्रैक्टिस सर करें। यहाँ पर नो सूनर डू हाँ, आई अराइव देन सी बिगिंस टू क्लीन द हाउस होगा। क्या चीज फिर से बोलिए। नो सूनर डू आई अराइव हाँ, देन आई आई, बिगिन टू क्लीन द हाउस। यस, ऐसे होगा। ओके ओके ठीक। करेक्ट। अब देखिए आइदर नाइदर,
अब इसमें आइदर और नाइदर अलग भी यूज होते हैं और आइदर और नाइदर नॉर साथ में भी यूज होते हैं। तो जैसे आइदर का मतलब होता है कि वन ऑफ टू पर्सन थिंग्स और सिचुएशन, दो आदमी हैं, दो वस्तु हो सकता है या दो सिचुएशन है, वो दोनों में से एक में कुछ हो रहा है या कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, मतलब दोनों में से आप एक को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो एम्फेसिस ऑन बोथ सब्जेक्ट्स और ऑन वन एज पॉसिबिलिटी, संभावना, यूज्ड व्हेन वन पार्ट इज कंप्लीमेंट ऑफ अदर। जब कभी कभी ऐसा होता है कि आप दोनों के लिए भी आइदर यूज करेंगे, लेकिन वो कब होगा, जब एक दूसरे का पूरक हो। दोनों, जैसे हम लोग पीछे देखे कि बराबर लेवल वाले नहीं, वो कैसे होगा अभी देखते हैं। जैसे रोड है, मान लीजिए रोड का दोनों साइड टूटा हुआ है, तो ये अगर एक साइड टूटा है तो आदमी दूसरे साइड चला जाएगा, लेकिन दोनों साइड टूटा हुआ है तो आप कहेंगे कि आइदर साइड इज डैमेज्ड। जैसे अभी मान लीजिए कि किसी के पास, जैसे यहां एग्जाम्पल से ही देखिए, माई अंकल हैज टू कार्स आइदर विल सूट माई पर्पस। तो दोनों नहीं, हमें एक ही की जरूरत है और उसमें से दोनों में से कोई भी हमारा काम रिक्वायरमेंट मीट करेगा, तो उसमें आइदर यूज करते हैं। आइदर कि उनके पास दो कार है और दो में से कोई भी हमारा काम कर देगा। तो आइदर जो होता है वो दो में से आपको चॉइस करना होता है। तो जैसे माई अंकल हैज टू कार्स आइदर विल सूट माई पर्पस, दोनों में से कोई भी हमारा पर्पस को सर्व करेगा। और नाइदर, वो आइदर का उल्टा होता है, निगेटिव डिपिक्शन ऑफ आइदर, आइदर का उल्टा चित्रण है। इट मीन्स नॉन ऑफ द टू, अब दोनों में से कोई भी अगर आपका पर्पस सर्व नहीं करता। जैसे माई अंकल, उसी को लिखिए, माई अंकल हैज टू कार्स बट नाइदर विल सूट माई पर्पस, दोनों में से कोई हमारा पर्पस सूट नहीं करेगा, तो यहां नाइदर यूज होगा। आइदर और, इट मीन्स वन ऑफ द टू बट नॉट बोथ, यहां क्या है, यहां एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। जैसे हमने बात किया कि रोड का दोनों साइड टूटा हुआ है, तो इसमें लिखेंगे आइदर साइड ऑफ द रोड वाज डैमेज्ड या आइदर साइड ऑफ रोड इज डैमेज्ड। अब अंकल का, जैसे दो में से एक कार की बात कर रहे हैं तो हम आइदर कर रहे हैं। तो जहां भी आइदर कहते हैं वहां चॉइस होता है, दोनों या दोनों में से एक। लेकिन जब हम आइदर और कहते हैं तो हम एक का ही बात कर रहे हैं, चाहे तो ए या ओ। जैसे आइदर मोहन और सोहन विल पिक यू अप एट द एयरपोर्ट, आप जाते हैं कहीं तो आपको कोई लेने आता है एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, तो उसमें कह रहा है कि आइदर मोहन और सोहन, मतलब या तो मोहन आएगा या सोहन आएगा, दोनों नहीं आएंगे। आइदर मोहन और सोहन विल गो टू दिल्ली, तो इसमें दोनों में से एक दिल्ली जाएगा। उसी तरह नाइदर नॉर का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई नहीं। यहां हम नाइदर की बात कर रहे थे तो दोनों में चॉइस था, दोनों में से देख रहे थे कि दोनों में से कोई ए या बी रिक्वायरमेंट मीट होता है, नहीं होता है। अब यहां है कि दोनों नहीं होगा, दोनों नहीं करेंगे, उस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करेंगे। नाइदर मोहन नॉर सोहन विल पिक यू अप एट द एयरपोर्ट, उसी चीज को यहां हमने आइदर और में कहा कि या तो मोहन या सोहन आपको एयरपोर्ट पे पिक करेगा। लेकिन यहां क्या कर रहा है कि न तो मोहन आपको पिकअप करेगा न सोहन आपको पिकअप करेगा। नाइदर मोहन नॉर सोहन विल गो टू दिल्ली, न तो मोहन दिल्ली जाएगा न सोहन दिल्ली जाएगा। तो ये हुआ आइदर और नाइदर नॉर का यूज। हार्डली हैड व्हेन, अगेन हार्डली हैड और व्हेन एक साथ यूज होते हैं। यहां भी दो इवेंट होगा, दो चीज होगा और दोनों को वो कनेक्ट करेगा। हार्डली, देखिए हार्डली हैड सी रीच द स्टेशन व्हेन ट्रेन अराइव्ड, यहां भी दो चीज हो रहा है। सी रीच्ड द स्टेशन, वो स्टेशन पे पहुंची, और
ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन आ गई, यहाँ भी दो चीज़ हो रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे वहाँ हम लोग जोड़ रहे थे नो सूनर देन, तो नो सूनर के साथ देन लगा रहे थे। अब यहाँ इसी चीज़ को हम लोग हार्डली, हैड और व्हेन लगा के लिखेंगे। तो देखिए जैसे वहाँ हम लोग पहला सेंटेंस को पहले रखते थे, यहाँ भी पहले रहेगा। तो क्या कहेंगे, हार्डली हैड सी रीच द स्टेशन, वो हार्डली स्टेशन में बस पहुँची ही थी कि व्हेन ट्रेन अराइव्ड, तभी ट्रेन आ गई। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लिखने का। तो जहाँ भी हार्डली हैड यूज होगा तो इसके साथ व्हेन आएगा, नो सूनर यूज होगा तो देन आएगा। इसी चीज को देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, एज सुन एज से, एज सुन एज सी रीच द स्टेशन द ट्रेन अराइव्ड। अगेन यही चीज है, सी रीच द स्टेशन एंड ट्रेन अराइव्ड, दो चीज है, दोनों को ये जोड़ रहा है कंजंक्शन। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, एज सुन एज सी रीच द स्टेशन द ट्रेन अराइव्ड। अब यहाँ देखिए इसमें व्हेन आता है, पीछे हमने देखा देन आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, एक कॉमा आएगा। हाउएवर बट, हाउएवर का मतलब होता है कि जैसे कुछ हुआ, मान लीजिए हमने अच्छा से कार ड्राइव करना नहीं जानते और कार हम चलाते हैं, कहीं हमने किसी को धक्का मार दिया, कहीं हमें मुश्किल से बचे, तो हमसे उम्मीद किया जाता है कि हम सुधर जाएंगे, हम नहीं चलाएंगे जब तक अच्छा न चलाना सीख लें, लेकिन वो नहीं हम सुधरे। तो ऐसे कंडीशन में हाउएवर यूज होता है कि उसके बाद भी, तो बेशक पीछे का कंडीशन आपको नहीं लिखा रहेगा क्या हुआ कहानी, लेकिन आपको समझना यही है कि हाउएवर तभी यूज करते हैं जब उसके बैकग्राउंड में कुछ है। हिज बिहेवियर हाउएवर हैज नॉट चेंज, उसका व्यवहार हालांकि चेंज अभी भी नहीं हुआ है। अब बट हिज बिहेवियर हैज नॉट चेंज, अभी सेम चीज को बट लगा के लिखा, तो देखिए बट शुरू में आया, हाउएवर बिहेवियर के बाद में आया, बट हिज बिहेवियर हैज नॉट चेंज। ये हमने इसको रेड करना भूल गए, ये देखिए है दो, ऑल्दो, इवन दो, ये भी कंजंक्शन है, दो, ऑल्दो, इवन दो। ये इवन दो हार्डली यूज होता है, और इसका मतलब दो, ऑल्दो, इवन दो, ये सब का मतलब होता है कि यद्यपि, यद्यपि कहते हैं ना, हालांकि मतलब यद्यपि, कि वो ऐसा है, यद्यपि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो वही दो, ऑल्दो, दो ही इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। देखिए अब दो और ऑल्दो में यही फर्क है, दो जब यूज करिएगा तो उसके साथ एट आएगा, बिना एट का पूरा नहीं होगा सेंटेंस, लेकिन ऑल्दो जब आप करिएगा तो यहाँ केवल कॉमा आएगा, एट नहीं आएगा। तो यही ये दोनों में डिफरेंस है। अनटिल अनलेस, अनटिल का मतलब होता है समय, तब तक या जब तक। ये तब तक या जब तक क्या है, ये देखिए समय भी हो सकता है और कंडीशन भी हो सकता है, कि जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे पास नहीं होगे, तो ये कंडीशन हो गया। लेकिन अगर हम कहेंगे जब तक आप नहीं आओगे हम आपका इंतजार करेंगे, आप आ जाओ, तो वो समय का बात हो रहा है। तो ये जो अनलेस है ये भी होता है जब तक, तब तक, लेकिन यह जो होता है एक कंडीशन बताता है, कंडीशन है। आप ये काम जब तक नहीं, ये चीज़ नहीं करोगे तब तक वो नहीं होगा, जब तक आप दवाई नहीं कराओगे तब तक आप की बुखार ठीक नहीं होगी, तो ये अनलेस होगा। और अनटिल जो है टाइम बताता है, जैसे हमने यहाँ लिखा आई विल स्टे हियर अनटिल यू रिटर्न, ये गलती लिखा हुआ है, अनटिल यू रिटर्न, मैं यहाँ तब तक आपका इंतजार करूँगा जब तक आप वापस नहीं आ जाते हैं।
एंड ही कैंट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड, वो तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि वो हार्ड वो काम नहीं करेगा। तो अनलेस, तो ये अनटिल और अनलेस में फर्क है। ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। व्हेन एंड व्हाइल, आई सा ए मंकी व्हेन आई वोक अप एंड ही वॉज रीडिंग व्हाइल आई वॉज प्लेइंग। तो देखिए व्हेन हो रहा है कि कुछ पॉइंट ऑफ टाइम है, व्हेन बताता है पॉइंट ऑफ टाइम, कि कुछ पार्टिकुलर टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम कुछ हुआ। और व्हाइल जो होता है ये दो चीज का बताता है, टू एक्शन या एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ। जैसे आई सा ए मंकी व्हेन आई वोक अप, हम नींद से आंख खोले, हमारे सामने बंदर दिखाई दिया, तो आई सा ए मंकी व्हेन आई वोक अप। लेकिन आई वॉज रीडिंग व्हाइल आई वॉज प्लेइंग, या व्हाइल ही वॉज रीडिंग व्हाइल आई वॉज प्लेइंग, जब मैं खेल रहा था वो पढ़ाई कर रहा था। तो दोनों काम एक साथ हो रहा है, हम खेल रहे हैं वो पढ़ाई कर रहा है, तो इसमें व्हाइल लगता है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। और व्हेन है कि एक दूसरे का कंडीशन है, कि हमने आंख खोला फिर मंकी को देखा, और यहाँ दोनों चीज़ें चल रही हैं। तो ये इंपोर्ट एज इफ एंड एज दो। एज इफ का हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, और एज दो, दोनों एक ही मीनिंग होता है। हम लोग कहते हैं ना मानो, जैसे कहते हैं ना कि वो तो ऐसे बिहेव करता है, ऐसा व्यवहार करता है कि मानो वो कुछ भी हो, मानो वो राजा हो, किंग हो। तो ही बिहेव्स एज इफ ही वेयर ए किंग, तो ए एज इफ। तो देखिए वो ऐसा व्यवहार करता है, और कैसा व्यवहार करता है, ही वेयर ए किंग। यहाँ क्या होगा, हमेशा, ऑलवेज, ये पास्ट टेंस होगा, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा। वो ऐसा व्यवहार करता है कि मानो कि वो क्या हो, तो ये पास्ट टेंस होगा, वेयर, हमेशा। तो ही बिहेव्स एज दो, देखिए एज दो भी लग सकता है, एज इफ भी लग सकता है, ये सेम रहेगा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद जैसे मान लीजिए कहेगा ही बिहेव्स एज दो ही इज ए किंग, तो गलती हो जाएगी, ही इज ए किंग नहीं, ही वेयर ए किंग। बिकॉज एज सिंस, अब आप जानते हैं ये तीनों कारण बताते हैं, कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो एवरीबडी लाइक्स हिम बिकॉज ही इज वेरी जेंटल, तो बिकॉज, क्योंकि उसे सब लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत जेंटल हैं। एज, एवरीबडी लाइक्स हिम एज ही इज वेरी जेंटल, सेम थिंग। एंड जब सिंस आएगा तो देखिए ये पहले आता है सेंटेंस में, सिंस ही इज वेरी जेंटल एवरीबडी लाइक्स हिम, और यहाँ कॉमा आएगा, और ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। बिकॉज लिखिए या एज लिखिए, सेम थिंग है।